Hi, I am Bhagavat. Today we will teach you Social Science, NCERT book, Economics, class 10th, lesson 2nd, the Indian sector of the Indian economy. आज इस सेक्टर में इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था जो इंडियन इकोनॉमी को उसके वर्क के बेस पर उसको डिवाइड किया गया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में ये किसका कितना योगदान है, जीडीपी में किसका कितना योगदान। अगर हम जीडीपी में देखें तो जीडीपी में जो सबसे अधिक तीनों सेक्टर का मिलाकर 55 मिलियंस जो योगदान है पूरे इंडियन इकोनॉमी का, यह 2013-14 बेस पे। अगर यह 1973-74 आज के 60 इयर्स बिफोर 60 वर्ष पहले देखें तो यह कुल हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वह 50 मिलियंस की थी और 5 मिलियंस की थी और आज ये 55 मिलियंस की हो गई है। तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में कौन सा सेक्टर का सबसे अधिक योगदान है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जो तीनों में सबसे पहले 1973-74 में प्राइमरी सेक्टर का सबसे अधिक योगदान था। सबसे अधिक जो इकोनॉमिक हमारी डिपेंड थी वो प्राइमरी सेक्टर पर, इसके बाद दूसरे सेकेंडरी सेक्टर पर और उसके बाद जो टर्शियरी सेकेंडरी सेक्टर था और जो कम योगदान होता था वो टर्शियरी सेक्टर का। और आज देखें तो सबसे अधिक जो पार्टिसिपेंट्स हमारा है वह सेकेंडरी सेक्टर का बढ़ गया है और उसकी अपेक्षा सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर का सबसे अधिक है, उसके बाद सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर का कम हुआ है। लेकिन तीनों का डेवलपमेंट तेजी से हुआ है और वो डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, इसमें प्राइमरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ा। प्राइमरी सेक्टर आज भी महत्वपूर्ण है लेकिन जिसमें सबसे अधिक योगदान है वह टर्शियरी सेक्टर का। टर्शियरी सेक्टर के योगदान के क्या कारण है, अब इस पॉइंट्स के माध्यम से हम देखेंगे। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन में टर्शियरी सेक्टर का क्या योगदान रहा है। तो राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन में टर्शियरी सेक्टर का क्या योगदान है, हम ये देखेंगे कि टर्शियरी सेक्टर का महत्व क्यों बढ़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है इन सभी देशों में जो पहले जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, सभी गवर्नमेंट के अंदर काम करती हैं। इसमें इस सेक्टर का सबसे अधिक योगदान गवर्नमेंट के अधीन होती हैं। फर्स्ट इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सर्विस एज द हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, टेलीग्राफ्स और पुलिस स्टेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशंस, ये जितनी भी सर्विस हैं ये सभी डिफेंस है, बैंक है और इंश्योरेंस कंपनीज, ये सभी बेसिक सर्विस कही जाती हैं। प्रारंभ में इसकी पूरी रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, यह प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती है। यह पूरी अर्थव्यवस्था में जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंस होता है वह गवर्नमेंट के हाथों में होती है, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट लेती है। और सेकेंडरी डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जब एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ तो सेकेंडरी सेक्टर की भी डिमांड बढ़ने लगी, सर्विस सेक्टर की डिमांड बढ़ने लगी। जितनी ही अधिक मात्रा में प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ उतनी ही तेजी से सेकेंडरी और टर्शियरी की डिमांड बढ़ने लगी। ऑफ लेट टू जो सर्विस सेक्टर में या प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे वे लोग निकल करके सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जाने लगे, जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, लाइक ऑलरेडी हैज seen you of many person who work in primary sector but they are today work in service sector या transport work या army and they would be
गे टू सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, अर्थात प्राइमरी सेक्टर में जो वर्क करते थे वो अधिक से अधिक लोग निकल करके और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में गए। थर्ड कॉमन सेंस ये देखा गया, जैसे लोगों का इनकम लेवल बढ़ता है वह नई प्रकार की वस्तुओं की डिमांड करने लगते हैं। जब तक उनका लेवल लो होता है या उनकी इनकम कम होती है उसी के हिसाब से अपने आप को मैनेज करते हैं, लेकिन जैसे उनका इनकम लेवल बढ़ता है वे नई प्रकार की वस्तुओं की मांग करते हैं। जैसे इनकम लेवल राइज ऑफ सर्टेन टाइम्स दे सर्टेन सेक्शन पीपुल स्टार्ट ऑफ डिमांडिंग ऑफ मेनी लाइक ऑफ eating out, tourism, shopping, private hospital, private school, professional training and these of especially, और जहां पर पहले इनकम कम होता है तो सरकारी हॉस्पिटल में दवा ले लेते थे, इलाज करा लेते थे, लेकिन इनका लेवल बढ़ा तो अब सरकारी अस्पताल में न जाकर के वे प्राइवेट हॉस्पिटल और अच्छे इंस्टीट्यूट में इलाज कराने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार से स्कूल के लिए जब इनकम लो होता है तो कहीं पर पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे इनकम बढ़ता है तो इनकम के हिसाब से अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशनल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए उनको दूर भेजने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और ट्रेनिंग संस्थानों की मांग बढ़ने लगी, जिससे अधिक से अधिक प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट डिग्री कॉलेज ये खोलने लगे, क्योंकि लोगों को अब अधिक से अधिक और अच्छे इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता पड़ेगी। द ओवर ऑफ पास्ट डेकेड्स सर्टेन ऑफ न्यू सर्विस, पिछले एक या दो दशक से ही ये नई प्रकार की सेवाएं, जिसमें कंप्यूटर सेवाएं, जो कंप्यूटर की सेवाएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सबसे तेजी से बढ़ रहा है। किसी भी सेक्टर में आज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की ही देन है कि हम कहीं हैं लेकिन हमें पूरी इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड की और हर मिनट की एक एक पल की खबर मिलती रहती है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। कोई भी डाटा एंट्री है, कोई भी वर्क करना है तो सीधे हम किस पे जा रहे हैं, कंप्यूटर। यह कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आज सबसे अधिक उपयोग बढ़ रहा है, इसलिए इसमें प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, इस सेक्टर का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। आज हम जहां पर मार्केट में जाते थे दुकान से सामान लेने के लिए, ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से हम सामान को देख करके मंगा रहे हैं। यह क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही देन है कि हम अपने व्यापार और विस्तार और बिजनेस को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से आप YouTube चैनल के माध्यम से अपने सामान का विस्तार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या लिखा रहे हैं, हम पूरे समाज के लोग जानने का काम कर रहे हैं कि अब पहले की स्थिति से काफी परिवर्तन हो गया है। However, must you the remembers of no all service of growing up equal, ये देखा गया कि सभी सेक्टर ने डेवलपमेंट किया लेकिन सभी का एक समान डेवलपमेंट नहीं हुआ। सबसे अधिक जितना अधिक वर्क करने वाले वर्कर्स हैं, अधिक प्रोडक्शन देने वाला प्राइमरी सेक्टर है, आज वह सबसे पीछे हो गया। सबसे अधिक डेवलपमेंट हुआ तो सर्विस सेक्टर का, सर्विस सेक्टर की मांग सबसे अधिक बढ़ी। डिफरेंट फ्रॉम द वन ऑफ लिमिट, अगर जो है सर्विस तो लिमिट में ही रह गए, लेकिन यह सबसे अधिक डेवलपमेंट हुआ सर्विस सेक्टर का। जो सर्विस सेक्टर आज जिसको टर्सरी सेक्टर कहा जाता है, टर्सरी सेक्टर ही सर्विस सेक्टर है, आज इसकी मांग सबसे अधिक तेजी से बढ़ रही है। वेरी लार्ज वर्कर्स ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें वर्कर्स हैं लेकिन स्किल पर्सन, सबसे अधिक स्किल पर्सन है वो टर्सरी सेक्टर में काम करे। जिसको कोई काम नहीं मिला, जो वर्क नहीं करने में सक्षम रहा, वही लोग प्राइमरी सेक्टर में रह गए। जिसके कोई भी स्किल है वो स्किल के अकॉर्डिंग वो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी को छोड़कर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में जाते रहे। वर्कर्स इन इंगेज इज सर्विस सेक्टर सच एज, जैसे रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाली एंड लिविंग ऑफ द एक्ट, ऐसे जो ट्रांसपोर्ट का वर्क कर सकते थे, कोई न कोई टेक्निकल वर्क किए हैं और रिपेयर का वर्क करते हैं, छोटे छोटे दुकानें मोबाइल्स की, कंप्यूटर की, ऐसे लोग खोल करके और इस सेक्टर में अधिक से अधिक प्रवेश किए।
हैज पार्ट ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर में जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंस हुआ यह बढ़ने का, यह सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण से सर्विस सेक्टर का सबसे अधिक ग्रोथ हुआ और आज भी सबसे अधिक स्किल्ड पर्सन की वह मांग है वो सर्विस सेक्टर में ही। अब देखा जाए कि सर्विस सेक्टर के बढ़ने से ही जिसमें बैंकिंग की सेवा बढ़ी, आईएसपीसीएस जो वर्कर्स उसकी सेवा बढ़ी, नए प्रकार की रिसर्च हुए, वैज्ञानिकों की सेवा बढ़ी। तो इस प्रकार के आज भी जो स्किल्ड बेटर है वह सबसे स्किल्ड पर्सन किस सेक्टर में आते हैं, टर्सरी सेक्टर में। इसलिए टर्सरी सेक्टर का डिमांड सबसे अधिक तेजी से बढ़ा है। अब जो वर्कर्स हैं वो कितना किस सेक्टर में काम करते हैं, आज की स्थिति को देखा जाए तो वेयर इज द मोस्ट पीपुल ऑफ एम्प्लॉयड। अब इस लेसन के इस टॉपिक में हम देखेंगे अगले अभी टॉपिक में इसको वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपुल एम्प्लॉयड, वेयर आर द मोस्ट। अब ये थ्री सेक्टर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर में सबसे अधिक एम्प्लॉइज कहाँ हैं। अगर हम देखें जीडीपी में शेयर का तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में कितना योगदान है। इस तरह से अगर हम एम्प्लॉयमेंट में देखें कि एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का कितना योगदान इसमें है, तो यह आज के 60 वर्ष पहले और आज के समय में कितना परिवर्तन आया है, यह परिवर्तन इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि जो सबसे पहले हमारे देश की सबसे अधिक निर्भरता थी एम्प्लॉइज में देखें तो एम्प्लॉयमेंट्स में सबसे अधिक निर्भरता एग्रीकल्चर था प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में 74% लोग जो वर्क करते थे, सेकेंडरी सेक्टर में मात्र 11% थे और 15% थे वो सबसे अधिक एम्प्लॉइज या कहा जाए कि सेकेंड प्लेस पर वह एम्प्लॉयमेंट था टर्सरी सेक्टर का। आज 16 ईयर सेक्टर और 60 वर्ष बाद की स्थिति देखें तो आज भी प्राइमरी सेक्टर जो सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट देता है। प्राइमरी सेक्टर में 49% पीपुल्स हैं आज भी प्राइमरी सेक्टर में हैं, काम कर रहे हैं। और दूसरा जो जितना अधिक डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्टर का मात्र 12% हुआ और टर्सरी सेक्टर का 15 से 27 हुआ। जबकि इनकम का देखा जाए तो इनकम में सबसे अधिक योगदान यह किसका, जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का है। टर्सरी सेक्टर में योगदान लगभग 60% योगदान टर्सरी सेक्टर का है, लेकिन रोजगार मात्र 27% लोगों को देता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो 24% को रोजगार देता है इसका सेकेंड, और जो सबसे अधिक लोग इंगेज हैं और इनका जीडीपी में योगदान सबसे कम पाया जाता है। यह है क्या कारण है कि दोनों में यह काफी डिफरेंट मिलता है। ये डिफरेंट होने के कारण यह है कि जितना अधिक प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट होना चाहिए उतना अधिक नहीं हो पाया। सेकेंडरी सेक्टर में जितना अधिक विस्तार होना चाहिए, अधिक से अधिक फैक्ट्री लगनी चाहिए, उतना अधिक नहीं लग पाया। इसलिए अब अगर डायरेक्टली देखें कि ये इंपॉर्टेंस क्या है कि यह 60 वर्ष में क्या परिवर्तन आए हैं। अगर ये जीडीपी में परिवर्तन देखा जाए तो सबसे अधिक जो परिवर्तन आया है वह टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर में सबसे अधिक लोग या सबसे अधिक प्रोडक्शन का वर्क है। आज जहां अधिक से अधिक वस्तुओं का व्यापार करते थे उसके स्थान पर टेक्नोलॉजी का और बनी हुई वस्तुओं को निर्माण करके दूसरे देश में भेज रहे हैं, निर्यात हो रहा है, जिससे यह जीडीपी में इसका योगदान अधिक मात्रा में बढ़ गया है। और अगर देखें कि दोनों में इक्वल जो शिफ्ट होना चाहिए लोगों को, उतना जो जॉब क्रिएट होना चाहिए ये सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में और अधिक जॉब क्रिएट होता तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो और अधिक मात्रा में प्राइमरी सेक्टर से निकल करके और सेकेंडरी और टर्सरी में जाते। और ऐसी स्थिति नहीं है, इसके कारण से यह अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन सबसे अधिक पाई जाती है। अगर आज भी अधिक से अधिक इंडस्ट्रीज लगे, अधिक से अधिक उद्योग लगे तो वर्कर्स की कमी नहीं होगी, अधिक से अधिक वर्कर काम करनेंगे और इसका अधिक से अधिक डेवलपमेंट
हो सकता है। इंडस्ट्रियल आउटपुट प्रोडक्शन ऑफ वेंट अप मोर ऑफ 9 टाइम्स। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखा जाए तो पहले के अपेक्षा 9 गुना बढ़ा है, 9 टाइम्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है। एंड ड्यूरिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही इज द अराउंड ऑफ 3 टाइम्स, लेकिन रोजगार केवल 3 गुना बढ़ पाया है। जो एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए वह केवल 3 गुना, 11 से लेकर के यह इसका एम्प्लॉयमेंट है बाय 2 गुने से ही अधिक हो पाया है। लेकिन उसी तरह से ये टर्शियरी सेक्टर को देखा जाए तो टर्शियरी सेक्टर अपने प्रोडक्शन का वह 14 टाइम्स प्रोडक्शन जो है ये सर्विस 14 टाइम्स अपना बढ़ाया, लेकिन रोजगार को अगर देखा जाए तो अराउंड ऑफ 5 टाइम्स, मतलब अपने का 5 गुना से अधिक रोजगार यह नहीं बढ़ा पाया। अगर और अधिक मात्रा में एम्प्लॉइज होते तो और अधिक मात्रा में यह सेक्टर इंप्रूव करता। आई रिजल्ट हाफ ऑफ वर्कर्स ऑफ कंट्री वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर। और आज भी देखें तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे अधिक वर्कर हैं और प्राइमरी सेक्टर में ही सबसे अधिक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पाई जाती है। और यही बेरोजगारी के कारण से आज भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है। अगर यही सिचुएशन होता कि और अधिक मात्रा में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए जाते तो और अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होता। वर्किंग ऑफ प्राइमरी सेक्टर मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ जीडीपी ऑफ कंसिस्ट ऑफ सेकेंड। अगर जीडीपी में देखा जाए तो इसका एग्रीकल्चर का योगदान बहुत ही कम हो गया है। जो पहले आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको दिखाए कि जो सबसे अधिक योगदान 1973-74 में प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर था प्रोडक्शन के क्षेत्र में और सेकेंडरी और टर्सरी से कम था। लेकिन आज ये सिचुएशन बदल गई है। आज सबसे अधिक जो प्रोडक्शन के क्षेत्र में जीडीपी में योगदान है वह सर्विस सेक्टर का और उसके बाद सेकेंडरी या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर का, और सबसे अधिक कम योगदान जो है जीडीपी में वह एग्रीकल्चर सेक्टर का बना हुआ है। फिफ्थ, does the peoples means the worker of agriculture not production of much। इसका अर्थ है कि जितना अधिक मात्रा में एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए उतना अधिक प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है। यह नहीं कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, जितना पहले प्रोडक्शन उसका 2 गुना 3 गुना हो रहा है, लेकिन जितनी अधिक मात्रा में ये सर्विस सेक्टर ने अपना योगदान बढ़ाया, जितना प्रोडक्शन बढ़ाया उतनी मात्रा में प्राइमरी सेक्टर ने अपना उद्योग या अपना कृषि का विस्तार नहीं कर पाया। अगर इतना अधिक विस्तार होता तो और अधिक मैन्युफैक्चर्ड थिंग्स बनी हुई वस्तुएं जाती, और सेकेंडरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंड करता है अधिकतर। इसलिए प्राइमरी सेक्टर का जितना लेवल ऊंचा होगा उतना ही सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर भी बढ़ेगा। अर्थात जो अधिक लोग हैं वो क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहां कहां पाई गई। अब ये देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन जो 2 प्रकार के हैं। एक है अंडर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड हैं, देखने के लिए काम पे लगे हैं लेकिन वास्तव में वे बेकार हैं। अगर सपोज के लिए एक फैमिलीज में 5% है, अब फुल वर्क केवल 3% का है, 3 ही व्यक्ति पूरा काम कर सकते हैं लेकिन 5% वर्क कर रहे हैं। देखने के लिए रोजगार में तो हैं लेकिन वह पूर्णतः रोजगार नहीं मिल पाए, एम्प्लॉयड नहीं है। क्योंकि अगर वह 3 में से अगर 2 लोगों को हटा दिया, 5 में से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो 3% भी पूरा वर्क कर सकते हैं और उतना ही प्रोडक्शन होगा जितना 3% वर्क कर रहे हैं। अब 5% भी करेंगे तभी उतना ही प्रोडक्शन होगा। तो ये अतिरिक्त जो पर्सन है 2% है, यह डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आते हैं। यह 3 प्रकार के एम्प्लॉयमेंट है। अब यह एम्प्लॉयमेंट के विषय में आपको अभी आगे बता रहे हैं कि एम्प्लॉयड की सिचुएशन क्या होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट और हिडन एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन होती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट में ऐसे पर्सन हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, मींस हियर मोर पीपुल इन एग्रीकल्चर ऑफ नेसेसरी। जो
अधिक से अधिक लोग हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। इवन फ्यू पीपुल्स ऑफ प्रोडक्शन इज द नॉट इफेक्टेड, अगर कुछ लोग इसमें से हट जाए तो प्रोडक्शन इफेक्टिव नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस ऑफ टेक केस ऑफ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी, एक लक्ष्मी फार्मर्स का हम एग्जांपल लेते हैं कि इस एग्जांपल के माध्यम से देखा जाए कि क्या सिचुएशन। एम्प्लॉयमेंट 2 हेक्टेयर्स लैंड ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी के पास 2 हेक्टेयर लैंड्स है और वह क्रॉप्स ग्रो ज्वार, बाजरा और अरहर, ये ज्वार, बाजरा और अरहर का प्रोडक्शन करती है। ऑल ऑफ 5 मेंबर्स इन देयर फैमिली, उसके परिवार में कुल 5 पर्सन हैं। थ्रू इज द ईयर से प्लॉट, और सभी लोग उसी प्लॉट पे काम पूरे वर्ष भर करते हैं। दे वेयर सी द एल्स वर्क, कोई देखने के लिए आइडियल या बेकार नहीं है, सभी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन क्या बनती है कि इसमें से कुछ लोग अगर देखने के लिए काम पे लगे हुए हैं लेकिन वास्तव में ये लेबर ऑफ फुल लेबर नहीं कर रहे हैं। अगर पूरा वर्क चाहिए तो सभी लोगों के लिए पूरा वर्क नहीं है। लेबर इफेक्ट वर्ष में अगर ये माना जाए कि एक व्यक्ति के लिए 8 घंटा काम है और वो डेली पूरे वर्ष 8 घंटा काम करे तो काम की कमी नहीं हो सकती, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है। उसके परिवार में 5 पर्सन है लेकिन सभी लोग फुल वर्क नहीं है, वो फुल वर्क केवल 3 पर्सन के लिए है। अगर उसमें से 2 एक्स्ट्रा पर्सन है उनको रिमूव करके दूसरे स्थान पे लगा दिया जाए तो भी प्रोडक्शन इफेक्टिव नहीं होगा। द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, और ये सिचुएशन क्या कहा जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन या इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जा सकता है, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी कह सकते हैं। और यह सिचुएशन एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे अधिक पाई जाती है। सपोज कर लीजिए अब मार्केट में कहीं पे एक शॉप से दुकान है, उसमें 2 लोग के लिए काम है लेकिन इसमें 4 लोग लगे हुए हैं और 4 पर्सन है, तभी उतना ही प्रोडक्शन उसमें बिक्री या प्रोडक्शन हो रहा है, उतना इनकम हो रहा है जितना 2 लोगों के लिए हो सकता है। तो जो एक्स्ट्रा पर्सन है वो देखने के लिए काम पे लगे हुए हैं लेकिन वास्तव में क्या है, हिडन एम्प्लॉयमेंट्स है। इसी तरह से अपने यहाँ हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन पास किए हुए लोग को कोई काम नहीं मिलता है, जो अपनी क्षमता के साथ काम नहीं मिलता है, तो वह भी केवल कुछ न कुछ प्रोडक्शन हो इसके लिए वह काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी हिडन एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहा जा सकता है। दिस सिचुएशन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट वेयर ऑफ अपियर, जो सिचुएशन है जिसमें पीपल अपियर्स फ्रॉम वर्किंग बट ऑल देम आर मेड ऑफ वर्क देयर पोटेंशियल, और देखने के लिए काम पर हैं लेकिन सभी के लिए पूर्णतया रोजगार नहीं है। ये दिस काइंड्स ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट हिडन कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ हु डज नॉट ऑफ हैव जॉब्स क्लियरली, ऐसे लोग जो पूर्णतया क्लियरली जॉब नहीं मिल पाता है और जहां जिस वर्क में है वह फैमिलीज वर्क में लगे रहते हैं। ये सिचुएशन सबसे अधिक पाई जाती है। द विजुअल ऑफ कॉल्ड ऑफ डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जा सकता है। जो अनएम्प्लॉयमेंट से, जो अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल कोई काम नहीं है उससे ये अलग है, ये बिल्कुल बेरोजगार नहीं है, इनके पास काम न होने के कारण से जिस स्थिति में वहीं पर बने हुए हैं। नाउ आप शॉपिंग ऑफ लैंडलॉर्ड, सपोज कर लीजिए हिडन एम्प्लॉयमेंट, वहां का अगर एक जमींदार सुखराम आता है, इसमें से 2 लोगों को हायर्स पर मजदूरी पर रख लेता है। अगर इसमें से 2 पर्सन अगर निकल जाते हैं तो जो 5 फैमिली पर्सन वर्क कर रहे थे उतना ही इनकम होगा, जितना 5 लोग के रहने पर जितना इनकम हो रहा है उसमें से 2 लोग हट गए तो 3% पे भी उतना इनकम हो रहा होगा जितना कि 5% वर्क कर रहे थे। और जब 3% वर्क करेंगे, इसमें से 2 लोग रिमूव हुए हैं और इन 2 लोगों से एक्स्ट्रा इनकम आएगा। अगर 2 लोग इसमें से परिवार से निकल करके बाहर जाने लगे तो यह परिवार की इनकम और अधिक बढ़ जाएगी। जो पहले का इनकम हुआ है और जो बाहर से इनकम आएगा वो एक्स्ट्रा इनकम होकर के और फैमिली की सिचुएशन बदल सकती है। इसलिए ऐसे लोग जो एक्स्ट्रा पर्सन है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर इनको उद्योग लगे तो उद्योगों में अधिक से अधिक काम मिल सकता है और उद्योग पर लो मतलब कम मजदूरी पर भी ये काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं और इनके माध्यम से परिवार की इनकम बढ़ सकती है।
और एग्जांपल्स फॉर मूव ऑफ वर्क इधर फैक्ट्री, अगर ऐसे लोग फैक्ट्री में काम करें तो परिवार की अर्निंग और अधिक मात्रा में बढ़ सकती है। ये सिचुएशन अधिक से अधिक होने पर परिवार की भी फैमिली की जो सिचुएशन है बदल सकती है। और ऐसे अपने लक्ष्मी जैसे फार्मर्स अपने यहाँ में लाखों की संख्या में हैं, जिनके परिवार में 2 या 4 लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा वर्क, जो बिना काम के बने हुए हैं, और अगर इनको और अधिक काम मिले तो ये इस सेक्टर से जा सकते हैं। और यह जो हम 49% देख रहे हैं कि आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, बेरोजगार हैं, इनको भी रोजगार मिल सकता है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ हिडन ऑफ सेक्टर्स इज द थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर। ऐसे में हजारों की संख्या में कैजुअल वर्कर, डेली काम करने वाले, वेजेस पर काम करने वाले लोग भी, इनकी अस्थायी मजदूरी नहीं है, जब तक काम होगा तब तक काम करेंगे। ऐसे लोगों की बेरोजगारी की संख्या भी अधिक है। दे एम्प्लॉयड पेंटर्स, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन, पेंटर, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन और अदर डूइंग जॉब, और दूसरे प्रकार के जॉब करते हैं। ये पूरे समय भी, और यह कभी कभी इनको रेनी सीजन में काम नहीं मिल पाता है और ये बेकार हो जाते हैं। इनको काम नहीं मिलने से उस समय के लिए वह अनएम्प्लॉयड होते हैं। इसी तरह से है कुछ ठेला खींचने वाले हैं, कार्ड पुशिंग, द स्ट्रीट कार्ड पुशिंग, सेलिंग ऑफ समथिंग्स। ये पूरा समय, अपना पूरा दिन ठेले के से खींचने का काम करते हैं, लेकिन इतना उनका इनकम नहीं हो पाता है कि वे परिवार को पूरा चला सके। ऐसे सिचुएशन में उनके पास अधिक इनकम, पैसा न होने के कारण से रोजगार नहीं कर सकते, और ऐसी कैपेसिटी कम होने से बेरोजगार की संख्या अधिक पाई जाती है। दे आर डूइंग ऑफ वर्क बिकॉज दे डू नॉट अपॉर्चुनिटी, कोई और मौका न होने के कारण से ये उसी वर्क को करते हैं। ऐसी संख्या में अगर देखा जाए तो भारत में ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। उनकी जो स्किल्ड भी नहीं है कि उनको विशेष वर्क देकर के और स्किल के अनुसार उसको वर्क कराया जाए, इसे अनस्किल्ड होने के कारण से भी इनको और अधिक रोजगार की आवश्यकता होती है। अब हम हाउ क्रिएट ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट, अब हम कैसे एम्प्लॉय क्रिएट करें। अब एम्प्लॉयड क्रिएट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी कर सकती है, और गवर्नमेंट के द्वारा अधिक से अधिक सहयोग लेकर के और ऐसे रोजगार क्रिएट किए जा सकते हैं। जहां पर कोई रोजगार नहीं है वहां पर यह रोजगार दिया जा सकता है। हाउ क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, हम रोजगार कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम कोई वर्कर को मांग करेंगे तो अधिक से अधिक वर्कर मिल सकते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। इसके लिए हमको वर्क करने की आवश्यकता है कि हम कैसे प्लानिंग करें। फॉर्म ऑफ above discussion I can see of the continue consider of unemployment, जैसे कि लगातार अनएम्प्लॉयमेंटों की संख्या बढ़ रही है इन एग्रीकल्चर सेक्टर में विशेष करके। देयर आर द मेनी पीपल्स हु हैव नॉट एम्प्लॉयड, और इसमें से बहुत से लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। व्हाट कैन वे टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल, कैसे इनको रोजगार दिया जा सकता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर जितना अधिक मात्रा में इंप्रूव करेगा उतना अधिक मात्रा में लोगों को रोजगार मिल सकता है। अब जैसे लक्ष्मी का 2 हेक्टेयर लैंड है, वह अनइरिगेटेड लैंड है। अगर वो गवर्नमेंट से या साहूकार से पैसा लेकर के एक ट्यूबवेल सेट कर लेती है, तो जहां केवल उसका 1 या 2 फसल का प्रोडक्शन होता है, वह 3 से 4 फसल का प्रोडक्शन कर सकती है, और ऐसे में 3 से 4 लोगों को पूरे वर्ष भर रोजगार मिल सकता है। जहां पर अनइरिगेटेड लैंड है, जहां पर सिंचाई विहीन क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में अभी अगर सिंचाई की व्यवस्था की जाए तो लोगों को अधिक से अधिक प्रोडक्शन के माध्यम से या कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए रोजगार दिया जा सकता है। और इस तरह से जो जहां पर केवल वर्षा के समय की सीजन का प्रोडक्शन होता है और सिंचाई के साधन हो गए तो पूरे वर्ष भर प्रोडक्शन कर सकते हैं। टेक रबी हेक्टेयर 2 हेक्टेयर प्रोवाइड्स ऑफ 15 डेज, और जब इनके इरिगेशन सिस्टम हो गया तो इनको 50 दिन के लिए रोजगार
मिल सकता है। इसके अलावा कुछ लोग जो हार्वेस्टिंग का, कटिंग का और मशीन चलाने का काम कर सकते हैं, उनको रोजगार मिल सकता है। 2 more members of family can employ on field, 2 या 2 से अधिक पद के लोग अब अपनी फील्ड पर रोजगार मिल सकता है। सपोज आप सरकार इससे डैम का कंस्ट्रक्शन, डैम का निर्माण कर सकती, अगर डैम का निर्माण करती है तो अधिक से अधिक एरिया की सिंचाई के लिए हो सकते हैं, और जब सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा तो अधिक से अधिक प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोगों के लिए रोजगार मिल सकता है। ए लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इस तरह से जैसे सपोज कर लीजिए, अगर अधिक मात्रा में नई टेक्नोलॉजी, नए इंस्ट्रूमेंट्स की मांग होगी, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर का, इस पर रोजगार मिल सकता है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, अधिक से अधिक नए प्रकार के हाइब्रिड सीड्स और की मांग बढ़ेगी, तो यह बीज भंडार या दवाओं के लिए भी दुकान मिल सकता है, इस पर भी लोगों को रोजगार मिल सकता है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो शहर से गांव को या गांव से शहर के सामान को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होगी, तो ये ट्रांसपोर्ट पर लोगों को रोजगार मिल सकता है। इस तरह से अगर ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें अच्छी हो जाए तो प्रतिदिन अधिक से अधिक सामान गांव से शहर की तरफ जाएंगे, जिस पर भी लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सकता है। अब यह प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट और अधिक मात्रा में हो सकता है। इस तरह से फर्टिलाइजर, सीड्स, इसके लिए भी रोजगार दिए जा सकते हैं। और स्थान में अगर बैंक नहीं है तो बैंक खोल करके भी 2-4 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने नहीं जाते हैं, और अगर प्राइवेट स्कूल स्थापित किया जाए तो वहां पर स्कूल के माध्यम से शिक्षित करने के लिए भी लोगों को अधिक से अधिक रोजगार दिया जा सकता है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में, रिमोट एरिया में स्कूल और हॉस्पिटल नहीं है, अगर ये सभी क्षेत्रों में व्यवस्था किया जाए तो सरकार लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इस तरह से अगर जहां पर पल्सेस का, अरहर का, तुर का प्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर दाल मिल्स का स्थापित करके लोगों को दाल के प्रोडक्शन के लिए वहां पर रोजगार दिया जा सकता है। तो अगर आपका गांव, शहर ऐसे जो जंगल के पास है, तो वहां फॉरेस्ट एरिया में हनी कीपिंग या हनी कलेक्टिंग सेक्टर खोल करके भी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इस तरह से बहुत से रोजगार हैं जिसमें इंटरेस्ट बढ़ाने से या सहयोग करने से गवर्नमेंट इसमें अधिक से अधिक रोजगार दे सकती है। और देखें तो 60% पॉपुलेशन इंगेज इज, आज जो 5 से 9 वर्ष की जनसंख्या आयु के लोग लगभग 59% या 60% हैं, और ऐसे में बहुत ही कम लोग स्कूल जाते हैं। और अगर सभी लोग स्कूल जाएं तो इस पे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। तो यह every regions have the potential for increasing of income। प्रत्येक रीजन्स अपने क्षेत्र में इनकम बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जहां पीपुल्स को रोजगार देने के लिए अधिक से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। हैज द इनकम एरिया कोड ऑफ रीजनल क्राफ्ट, जहां क्षेत्रीय, हर क्षेत्र का अपना क्राफ्ट है, अपने जो नए प्रकार के जो हस्तकलाएं हैं, क्राफ्ट, जिसमें साड़ी की बुनाई करना, टोकरी बनाना और नए प्रकार के जो यंत्र हैं, इन या नए प्रकार के जो कलाएं हैं, और इनको सीखने के लिए स्पेशली रूप से देखा जाए आईटी सेक्टर में भी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में सरकार इसको डेवलपमेंट करने के लिए, जहां पर इसके स्किल्ड बेटर हैं, वहां पर इसको रोजगार बढ़ा रही है। प्लानिंग सब प्रॉपर सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें सरकार का प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। और दिस इज द प्लानिंग कमीशन से द टूरिज्म सेक्टर, इसी तरह से प्लानिंग कमीशन ने बताया अगर टूरिस्ट सेक्टर को डेवलपमेंट किया जाए तो भारत में 35 लाख पीपुल्स को रोजगार मिल सकता है, क्योंकि यह अपने देश में हर क्षेत्रों में लगभग स्पेशल सिचुएशन पाई जाती है इसके लिए, टूरिज्म के लिए, और ऐसे में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने से भारत में अधिक से अधिक रोजगार मिल सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने एक योजना चलाई
कि अगर सभी लोगों को वर्ष भर में काम मिलता है, कुछ समय ऐसा होता है काम नहीं मिल पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो काम करना चाहते हैं, जो काम करने के इच्छुक हैं, उन लोगों को सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। You must release that some suggest a discussion about take of long implement, जिसमें अधिक मात्रा में ये सुधार करने के लिए, और ये सरकार ने इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया। इसका नाम था मनरेगा। मनरेगा जिसको हम कह सकते हैं महात्मा गांधी और रूरल ग्रामीण रोजगार योजना, जिसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, और यह पहले इसको नरेगा के नाम से, नेशनल रूरल गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको नरेगा शुरू किया गया। और यह नरेगा को बाद में एमजी महात्मा गांधी के नाम से जोड़ करके और इसको मनरेगा नाम दिया गया। मनरेगा के माध्यम से यह 2005 में गवर्नमेंट ने 2005 में शुरू किया था। यह इसके अंदर सबसे पहले 100 डिस्ट्रिक्ट को लिया गया था और बाद में इसका विस्तार 225 डिस्ट्रिक्ट में किया गया। ऐसे क्षेत्र जहां पर पिछड़े हुए हैं, रोजगार की संभावनाएं नहीं है, और ऐसे लोगों को 100 दिन के सरकार ने रोजगार देने की गारंटी दी। अगर 100 दिन के अंदर उनको रोजगार नहीं मिलता है तो जितने दिन वो बेरोजगार होते हैं उनको उस समय का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सरकार देगी। यह पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको लागू किया गया। Under मनरेगा, these are all who have able to work and need of work in rural area and guaranteed 100 days employment of year government। और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिन्हें काम की आवश्यकता है, काम करना चाहते हैं, सरकार उनको 100 दिन के लिए रोजगार देने की गारंटी देती है। If government fail of duty of provide employment, अगर सरकार ड्यूटी को देने में फेल होती है, it will be given of unemployment allowance, और उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। एंड टाइप्स ऑफ वर्क टू द फ्यूचर हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लैंड, और भविष्य में जो कृषि के क्षेत्र को प्रोडक्शन बढ़ाने में यह योगदान देगा। और यह परफॉर्मेंस एक्टेड जो आज यह लागू है, और इससे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की स्थिति को सुधारने में यह बहुत बड़ा योगदान दिया गया है। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये पूरा नाम 2005 में दिया गया था। और आज भी ये योजनाएं लागू है कि सरकार के द्वारा 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है।